आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की हाइलाइट्स। नेतन्याहू ने सीज फायर डील में लगाई ऐसी नई शर्त जिसे मंजूर करना होगा मुश्किल। सऊदी अरब के प्रेशर में आया रूस, यमन को हथियारों की डिलीवरी रोकी। इजराइल पर आज रात ही ईरानी हमले के पूरे आसार। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद करने की वार्निंग की जारी। हमास को जल्द मिलेगा नया चीफ, सीनियर लीडर ने किया ऐलान। टॉप रशियन सिक्योरिटी ऑफिशियल पहुंचे तेहरान। जंग के माहौल में रूस और ईरान की दोस्ती और होगी मजबूत। और दुनिया भर के शेयर बाजार हुए क्रैश, 15 से 17 लाख करोड़ का नुकसान, मंदी के आसार। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 5 अगस्त 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। और सबसे पहले बात ब्रिटेन की साउथपोर्ट शहर में एक हफ्ते पहले एक इंसिडेंट हुआ था। एक चाकू से हमलावर आया और उसने 3 बच्चों की हत्या कर दी थी, कत्ल कर दिया था। इसके बाद जो बवाल शुरू हुआ वो अब भी नहीं थम रहा। ब्रिटेन के 17 शहरों में आगजनी हुई, पुलिस के साथ झड़प हुई है। इसमें कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, कई की हालत गंभीर बताई जा रही, सीरियस बताई जा रही है। बच्चियों का कत्ल करने वाला लड़का एक अफ्रीकन ईसाई था। फिर भी कट्टरपंथी और उग्रवादी किस्म के अंग्रेजों के ग्रुप अफ्रीकन लोगों के साथ साथ मुसलमानों के ऊपर हमले कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कल साउथ विंग प्रोटेस्टर्स ने नॉर्थ इंग्लैंड के रॉदरहैम शहर में पनाह गुज़ीरों यानी कि रिफ्यूजीज के लिए बने एक होटल में तोड़फोड़ की। इस होटल में बताया जा रहा है कि 500 रिफ्यूजीज ठहरे हुए थे। हालात को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अब कार्रवाई के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है कि मारो तोड़ो जो भी चाहे करो, लेकिन इन्हें रोको। पुलिस ने ब्रिटेन के नॉर्थ इलाकों में 150 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया है। ये दंगा ब्रिटेन में 13 साल में हुआ सबसे बड़ा दंगा है। फिलहाल ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों में इन नफरती इंसिडेंट्स को लेकर गुस्सा भर रहा है। अब बात मिडिल ईस्ट की। इजराइल के साथ जंग के मुहाने पर खड़े ईरान की रूस ने मदद की है, ये खबर आ रही है। ये हमने कल भी कही थी और आज भी छप रही है। रूस की तरफ से ईरान को कहा जा रहा है कुछ बड़े हथियार दिए गए हैं। bulgarianmilitary.com नाम की एक वेबसाइट है, उसने अपनी रिपोर्ट में ईरान ऑब्जर्वर एक्स अकाउंट का हवाला देते हुए कुछ तस्वीरें साझा की और ये कहा कि ईरान को रूस की तरफ से बड़े हथियार लगातार मिल रहे हैं और भर भर कर जहाज आ रहे हैं। ईरान ऑब्जर्वर एक्स अकाउंट पर हाल ही में एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया गया था कि गैलेक्स एयरलाइंस का एक रूसी IL-76 TD कार्गो एयरक्राफ्ट 2 अगस्त को तेहरान हवाई अड्डे पर उतरा है। ये एयरलाइन हथियारों के ट्रांसपोर्ट के लिए जानी जाती है और इसी के जरिए रूस से ईरान हथियार आ रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है। ऐसे में रूस से ईरान में हथियार आने का दावा काफी ज्यादा सीरियस है इजराइल के मद्देनजर। और आपको याद होगा कि यूक्रेन से जब जंग चल रही है रूस की, तब ईरान ने कई शाहिद ड्रोन्स के अलावा बहुत सी मदद की थी रूस के हथियारों के जरिए। अब लगता है कि रूस ऐसी ही मदद करके ईरान का कर्ज उतार रहा है। बढ़ते आगे, बात रूस से ही जुड़ी है। बात ईरान की प्रॉक्सी कहलाने वाले यमन के हौती से जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ मामला अलग है। वहां हथियार दिए गए और यहाँ हथियार रोक दिए गए। रूस ने यमन के हूथी लड़ाकों को भेजे जाने वाले हथियार रोके हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के प्रेशर में पीछे हटने की खबर आ रही है रूस के। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर में छपी इस खबर को देखिए, ये मिडिल ईस्ट का अखबार है, गजा के जुल्म भी बराबर नोट करता है। इस खबर के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब के दबाव के चलते रूस को पीछे हटना पड़ा। रूस कथित तौर पर पिछले महीने यमन के हौथी लड़ाकों को हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट्स देने के लिए तैयार था, लेकिन ये डील रुक गई। CNN के मुताबिक रूस जुलाई के आखिर में यमन में हौथी लड़ाकों को मिसाइलों समेत तमाम मिलिट्री इक्विपमेंट्स, गोला बारूद, भारी मशीन, ये सब देने वाला था, लेकिन एक सीनियर अमेरिकी ऑफिशियल ने आखिरी वक्त में पंगा डाल दिया। डिलीवरी को सऊदी अरब के जरिए फौरन रद्द करवा दिया। बोले या हबीबी, ये इधर आ गए तो तुम्हें हो जाएगा कैंसर, हमें हो जाएगी TB। दोस्तों, इस रिपोर्ट को लेकर आपके अलग अलग जवाब हो सकते हैं, मगर याद रखिएगा कि सऊदी अरब और अमेरिका की यमन से ठनी रहती है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि हूथीज के हाथों में कभी भी खतरनाक हथियार आए, वरना वो अमेरिका और सऊदी दोनों के लिए खतरनाक होंगे। दूसरी तरफ रूस का मिडिल ईस्ट में अपना इंटरेस्ट है, उसे पैर जमाने के लिए सऊदी अरब से दोस्ती निभानी होगी। ऐसे में किंगडम की कोई भी बड़ी गुजारिश रूस मानने से इनकार नहीं कर सकता है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बड़ी उथल पुथल है। 2 महीने से रिजर्वेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने
आज 5 अगस्त को अपना इस्तीफा दे दिया और वो तमाम वायलेंस के बीच अपना मुल्क छोड़कर भाग गईं। कल तक जो वो मुल्क संभाल रही थी, उस मुल्क को छोड़कर भागना पड़ा। कहा जाता है तानाशाहों को झोला उठाकर भागना पड़ता है। सेना के विमान से, आर्मी के एयरक्राफ्ट से वो भागी हैं और बताया जा रहा है कि अब दिल्ली पहुंच चुकी है हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत। और गाजियाबाद जो दिल्ली से लगता हुआ उत्तर प्रदेश का ज़िला है, वहाँ का हिंडन एयर बेस है, मिलिट्री बेस है, वहाँ पर उनका ये प्लेन उतरा। अब बताया जा रहा है वो यहाँ से लंदन, फिनलैंड या कहीं भी जा सकती हैं। अभी फ़िलहाल आर्मी का रूल है, वहाँ के बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम इंसाफ के साथ हुकूमत चलाएंगे, अभी एंटरिम गवर्नमेंट हमारे हाथ में रहेगी। इससे पहले पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में क्या हुआ था? इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वहां के प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे की हुकूमत के खिलाफ वायलेंस हुआ था। आम आवाम सड़कों पर उतरी थी। जुलाई 2022 में ऐसे हालात बन गए थे। इसके बाद वो भी भाग गए थे, आपको याद होगा। न जाने अभी कितने और तानाशाह हैं जो भागेंगे, जो ये सोच रहे हैं कि वक्त की रेत उनकी मुट्ठी में हमेशा रहेगी। वो ये जानते नहीं कि रेत का मुकद्दर फिसल जाना है, वो फिसल जाती है, उसकी फितरत ही वही है। ये वक्त ऐसी ही चीज़ है, ये फिसल जाता है, किसी का नहीं हुआ। हुकूमत बरतानिया का सूरज डूबा, मुगलों का डूबा, जो आज तानाशाही से काम ले रहे हैं उनका भी डूबेगा। उन तमाम लोगों को फकीरों की तरह झोला उठाकर भागना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। ईरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ गई हैं। इस बीच अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस और बाकी CNN वगैरह ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल के ऑफिशियल्स के मुताबिक ईरान आज रात 5 अगस्त को हमला कर देगा इजराइल के ऊपर। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट जो है, पेंटागन, उसके मुताबिक मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी फौजियों और इजराइल की हिफाजत के लिए नए फाइटर जेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे जा रहे हैं। अमेरिका ने वादा किया है कि वो इजराइल की हर हाल में हिफाजत करेगा, हर हाल में उससे बचाएगा, भले गजा में कुछ हो। और अब कुछ खबरें लाइव। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर डील को लेकर, होस्टेज डील को लेकर एक नया पंगा डाल दिया है और इसके बाद लग रहा है कि वो बंदा चाहता ही नहीं कि डील हो और ये जंग खिंचती रहे। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा है उसे आप समझिए। एक नई कंडीशन सीज फायर डील में लगाई है और वो ये कि, और ये अकॉर्डिंग टू चैनल 13 इजराइल का जो है उसके हवाले से कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने लिखा है कि वो लोग वो फ़लस्तीनी कैदी जिन पर बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, बहुत हाई प्रोफाइल कैदी हैं, जब उन्हें होस्टेज डील के तहत छोड़ा जाएगा तो वो ना गजा में रहेंगे और ना ही वेस्ट बैंक में रहेंगे। उन्हें देश निकाला यानी जिला वतन या मुल्क से जो है बेदखल कर दिया जाएगा। उन्हें कहीं और भेजा जाए, चाहे वो कतर हो, चाहे वो दूसरे ममालिक हों, वहाँ भेजा जाए, तुर्की भेज दिया जाए, कतर भेज दिया जाए, लेकिन वो वेस्ट बैंक और फ़लस्तीन में नहीं रहेंगे। ये आप समझ लीजिए। ये मुकद्दर का फैसला करेंगे कौन फ़लस्तीनी कहाँ रहेगा, क्योंकि इन्हें उनसे डर और खदशा हमेशा बना रहेगा। और दूसरी खबर अल मयादीन के हवाले से ये है कि US अश्योर्स इजराइल इट कैन रिज्यूम वॉर इफ कैप्टिव डील्स फेल। यदियत नॉर्थ इजरायली वेबसाइट और अखबार उसके हवाले से लेबनान के अल मयादीन ने लिखा है कि भैया अमेरिका ने अश्योरिटी दी है, बिल्कुल गारंटी दी है इजराइल को और कहा है कि ठीक है तुम सीज फायर करो, होस्टेज डील करो। अगर होस्टेज डील फेल होती है तो तुम गजा में हमले जारी रखने के लिए आज़ाद हो, हमारी तरफ से तुम्हें हैंड्स अप, थम्स अप, हरी झंडी। ये हो रहा है। वो चाहते तो हैं कि 2 स्टेट बने, चाहते तो हैं कि सीज फायर हो जाए, लेकिन होस्टेज डील फ्लॉप हो जाए तो वो कहते हैं कि तुम अपनी जंग को वापस रिज्यूम कर सकते हो, फिर से शुरू कर सकते हो, हम तुम्हें हथियार देते रहेंगे। और बात ये है कि हम कहेंगे कि भाई जो है वो कॉरिडोर बनना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड आनी चाहिए, वो सब हम करते रहेंगे, लेकिन तुम्हें भी बैकअप करते रहेंगे। तो ये सब चल रहा है। टॉप रशियन सिक्योरिटी ऑफिशियल तेहरान में मौजूद हैं। किस लिए? बायलैटरल इंटरनेशनल इश्यूज और जो रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उन्हें लेकर। टॉप रशियन सिक्योरिटी ऑफिशियल का इस वक्त में तेहरान होना आज 5 अगस्त में, जब बहुत मुमकिन है कि आज ही रात ईरान हमला करेगा, तो बड़ी खबर है दोस्त। और आप, इनका नाम है सरगई शोगु, जो इंटरनेशनल खबरें देखते हैं वो जानते हैं। इन्होंने अपने जो समकक्ष हैं उनसे भी मुलाकात की है, बाकी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात की है। कौन है ये बंदा? टॉप रशियन सिक्योरिटी ऑफिशियल। समझ लीजिए सर, बड़ी हैपनिंग्स हैं। इसके
समझने वाले आसार समझ गए। हिजबुल्लाह ने ड्रोन और मिसाइल अटैक्स फिर से किए हैं इजरायली मिलिट्री बेसिस पर, और ये आज शाम की खबर है जो लगभग 8 बजे भारत में आई। 5 अगस्त की खबर, फिर से हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स, बम, ड्रोन सब की बारिश की है। इस्माइल हानिया के बाद हमास की कमान किसके हाथ होगी, इसको लेकर एक खबर ये आई है कि बहुत जल्द ही हानिया के सक्सेसर को चुन लिया जाएगा। हानिया की जगह पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ कौन होगा उसका नाम डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। और इस बात की जो इत्तला है वो पॉलिटिकल ब्यूरो से ही जुड़े हुए हमास के खलील अलहैया, बहुत सीनियर लीडर हैं हमास के, डिप्टी चीफ भी हैं ये पॉलिटिकल ब्यूरो के, हानिया के बाद इनका नाम था। तो ये जो हैं इन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी नया लीडर चुन लिया जाएगा, आप लोग फिक्र ना करें, और जिन्हें फिक्र हो रही वो भी फिक्र बिल्कुल ना करें। एक खबर ये है सर कि ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, और ये खबर हेडलाइन भी बनी थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ईरान एंड हिजबुल्लाह पोटेंशियल अटैक इमिनेंट, आज होने वाला है, ये बात तय है, बार बार कहा जा रहा है। ईरान ने एक नोटैम इशू किया है। नोटैम का मतलब होता है नोटिस टू एयर मिशंस वार्निंग फॉर सेंट्रल वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स अर्जिंग एयरक्राफ्ट to alter routes due to potential hazards including military activities. मिलिट्री एक्टिविटीज़ और बाकी जो पोटेंशियल हैज़र्ड्स हैं उन सबको देखते हुए उन्होंने कहा है, रिक्वेस्ट की है कि आप वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स के ऊपर से एयरक्राफ्ट ना ले जाएं, उसके अलावा कोई भी अल्टरनेटिव रूट ले सकते हैं एयर स्पेस में हमारे, लिहाजा वहाँ कुछ अगर होता है हवा में तो फिर हम उस नुकसान के जिम्मेदार नहीं होंगे। इजिप्ट के अल सीसी जो हैं प्रेसिडेंट, वो भी कुछ बोले हैं। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है और ये गुस्से से नहीं सुलझाई जा सकती, लिहाजा बैठकर विजडम से, समझदारी से और जो है बातचीत से इसे सुलझाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनकी भी लुप्पे ले रही है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि रीजनल वॉर छिड़ गई तो फिर हमारा क्या होगा, ये आग तो हमारे मुहाने तक आएगी, क्योंकि प्रोटेस्ट तो हमारे यहाँ भी हो रहे हैं, हमारे हुकूमत के खिलाफ भी बगावत छिड़ सकती है कि तुम गज़ा के साथ नहीं बोले, अब तो ईरान ने भी हमला कर दिया, अब तुम क्या कर रहे हो। तो ये सब कुछ चल रहा है। 304 दिन हो चुके हैं गज़ा में जंग शुरू हुए और लगातार हमले जारी हैं। आज भी ये बताया जा रहा है कुछ न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से 8 लोग मार दिए गए, जो कि देर अल बला में एड जो ट्रक मदद और राशन दवा लेकर आए थे उनकी हिफाजत में लगे थे, उन पर बॉम्बिंग की गई और उन्हें शहीद कर दिया गया। ये कुछ आज दिन भर की खबरें थी, मिडिल ईस्ट की ज़्यादा थी, आजकल सारा टेंशन और फोकस वहीं पर है। कुछ हमने एशिया की भी खबरें दी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी। ये है QR कोड हमें सपोर्ट करने के लिए, आप लोग प्यारे व्यूअर्स हैं, आपके कमेंट से पता चल रहा है। मुझसे कोई गलती हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, और आज के बाद मैं अपनी भी बात नहीं करूँगा, मैं उनकी भी बात नहीं करूँगा जो मेरी बात करते हैं आप जानते हैं उनके बारे में, तो उससे भी बड़ी शिकायतें थी, वो शिकायतें तमाम दूर कर रहा हूँ, अब सिर्फ खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।